assignment and in your paper, final paper, the OBE, you will get a numerical. So एक numerical we had seen yesterday, the numerical in the last class. In the last class we saw the numerical, how to approach the numerical of BOP. Okay. Now what I'm going to do, since it's a lot of time has spanned since we have done the numerical on budget, इसलिए मैं budget का जो past year का numerical है, I just wanted to show you how to approach that numerical so that it becomes easy for you to write that. Okay. And apart from that, there's going to be one more question that I'm going to give you today. तो अपने numericals के साथ में do answer those couple of questions. ठीक है, दो theoretical questions. I want to see that how are you writing the theoretical questions as well. चलो, so let's start. So people will keep adding. That's a problem. Sure. So let's see the budget at the glance. Budget at the glance. And इसमें हमने last time जब पढ़ा था तो हमने करा था कि there is just basic framework. I'm revising the basic framework कि हमारा budget के अंदर in your budget you have a receipt side and you have an expenditure side. Okay. So you have a receipt side and you have expenditure side. Receipt side को further divide करते हैं हम revenue receipts में and capital receipts में. Expenditure side is again divided into revenue expenditure and capital expenditure. ठीक है, हमने बताया था, हमने देखा था कि योर रेवेन्यू एंड कैपिटल में रेवेन्यू इज बेसिकली जहां पे रेवेन्यू आ रहा है वो रेकरिंग आइटम है. अगर वो इनकम है, रिसीट्स है, तो वो रेवेन्यू इनकम जो है वो रेकरिंग इनकम है, और अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो वो रेकरिंग एक्सपेंडिचर है. दिस इज व्हाट वी सॉ, that this is what we mean by revenue receipts and revenue expenditure. Similarly capital receipts का मतलब कि वो one time है. Revenue receipts is further divided into tax and non-tax. This is further divided into debt and non-debt. इसका मतलब है कि जो टैक्स से हर साल पैसा आता है गवर्नमेंट को वो रेवेन्यू रिसीट्स में जाएगा. जो टैक्स के अलावा पैसा जाता है, फॉर एग्जांपल फाइन्स या गवर्नमेंट चालान इशू करती है या गवर्नमेंट अलग तरीके से और भी गवर्नमेंट पैसे रेज कर रही है, वो सारा का सारा पैसा यहाँ आएगा. सो वो हमने पूरी डिटेल्स हम यहाँ पर देखेंगे कि गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यूज क्या है, वो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू जस्ट टॉक अबाउट, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कि टैक्स के अंदर क्या है, नॉन टैक्स के अंदर क्या है. पहले हम सिर्फ ब्रॉड एरियाज के बारे में बात करेंगे. कैपिटल रिसीट्स के बारे में जब बात करेंगे तो ब्रॉड एरियाज के बारे में बात करेंगे. ठीक है, and when we'll talk about receipts and expenditure, तब भी हम broad areas के बारे में बात करेंगे. पहले हम broad चीजें बात करेंगे, फिर उसको हम डिटेल के अंदर जाएंगे. ठीक है, तो डेट मेकिंग, रिमेंबर डेट मेकिंग क्या होता था? डेट मेकिंग होता था फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. जितनी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बोरोइंग है वो सारा उसका फिस्कल डेफिसिट है. और बोरोइंग के अलावा जो भी आइटम कैपिटल अकाउंट में है वो सारी की सारी, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग, ये सारी नॉन डेट मेकिंग है. ठीक है, सिमिलरली हम एक्सपेंडिचर पे देखेंगे कि एक्सपेंडिचर कैसे डेट मेकिंग, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम देखेंगे सब्सिडीज गवर्नमेंट कितनी देती है, गवर्नमेंट ट्रांसफर्स वगैरह कितना देता है, गवर्नमेंट सैलरीज का जो गवर्नमेंट का अकाउंट है, वो सारी हम चीजें देखेंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें वी विल सी हाउ कौन सी आइटम कहाँ पर आती है, और इनके बेसिस पे वी विल सी कि हमारे बेसिक डेफिनेशंस क्या है रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट के,
एंड उसके ऊपर न्यूमेरिकल वी विल अंडरस्टैंड कि न्यूमेरिकल कैसा आता है. So first of all, let's see revenue receipts. Revenue receipts, as I told you, revenue receipts is divided into tax and non-tax. ये basically government के पास पैसा आ रहा है कि एक टैक्स से पैसा आ रहा है और एक नॉन टैक्स से पैसा आ रहा है. अभी डिटेल्स वी विल सी इट अगेन कि नॉन टैक्स से क्या क्या सोर्सेज हैं, टैक्स से क्या क्या सोर्सेज हैं. ठीक है. आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि एक्चुअल्स क्या होता है, बजट एस्टिमेट क्या होता है, रिवाइज एस्टिमेट क्या होता है, बजट एस्टिमेट्स क्या होते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल हमारा जो बजट आया था वो 1 फरवरी को आया था, 1 फरवरी 2020 को. तो ये जो बजट आया था प्रेजेंट हुआ था 2020-21 के लिए, अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक के लिए. और इस जब जब ये बजट प्रेजेंट हुआ था तब ये पिछला फाइनेंशियल ईयर चल रहा था ऑलरेडी. तो हमने जब हमने पिछले साल का बजट बनाया होगा 2019 में, तो हमने कुछ एस्टिमेट लिए होंगे. बट ऑलरेडी 10 महीने हो चुके हैं. 10 महीने बाद क्या हमारी एक्चुअल पोजीशन है, that is seen in revised estimate. ठीक है. सो वो हम रिवाइज एस्टिमेट में देते हैं. बट अल्टीमेटली अभी तो हम न्यूमेरिकल के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल में इनका कोई मेजर यूज नहीं है. सो इफ आई वांट टू ऐड, अगर मैं टोटल रिसीट्स गवर्नमेंट की देखना चाहता हूं तो वो टोटल रिसीट्स क्या होगा. अगर मैं रेवेन्यू रिसीट्स देखना चाहता हूं तो क्या होगा, टैक्स एंड नॉन टैक्स को ऐड कर दूंगा, वो 2+3 को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स. इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट्स कितनी. और एक क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट कितना है. तो रेवेन्यू रिसीट्स और बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स अगर मैं देख लूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स अगर देखूं तो मुझे मिल जाएगा रेवेन्यू डेफिसिट, कि गवर्नमेंट का हर साल के बेसिस पे जितना खर्चे हैं और इनकम है उससे निकाल के आपको कितना आपका डिफरेंस आ रहा है. तो अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर में देखो तो आपको रेवेन्यू अकाउंट मिल जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट. उसके अंदर कुछ आइटम्स हैं, ये जो है ये उसके अंदर की आइटम्स हैं. इंटरेस्ट पेमेंट इसके अंदर की आइटम है, ग्रांट्स इन एड फॉर कैपिटल क्रिएशन इसके अंदर की आइटम है. तो टोटल एक्सपेंडिचर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज योर रेवेन्यू अकाउंट एंड द सेकंड थिंग इज योर कैपिटल. और ये रेवेन्यू अकाउंट के अंदर की दो आइटम्स है. उसके रेवेन्यू अकाउंट में बहुत सारी आइटम्स आती हैं, सब्सिडीज भी आता है. ठीक है. बट ओवरऑल आपको रेवेन्यू अकाउंट का ओवरऑल आपको बैलेंस पता होना चाहिए. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट तो क्या होगा, डेफिसिट होगा एक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. तो ये देखो 10 माइनस 1, इन दोनों का एडिशन, 10 माइनस 1 विल गिव यू रेवेन्यू डेफिसिट. गाइस रेवेन्यू डेफिसिट ओवरऑल निकालना समझ में आया? यस सर. गाइस एनी डाउट्स इन दिस, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल आपके पास फाइनल्स में भी आएगा. Sir, please explain once again. So what we are doing is we are trying to find out revenue deficit. ये पहले हम चीज निकालना चाह रहे हैं रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास टोटल हर चीज दे रखी है और आपको सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू रिसीट्स निकालनी है. कई बार क्या होगा कि आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी निकालना होगा और रेवेन्यू रिसीट्स भी निकालनी होगी अलग से, चीजें ऐड कर करके A+B1+2+3+4 करके आपको रेवेन्यू रिसीट्स पहले निकालनी होगी, फिर 1+2+3+4 करके आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालना होगा. जब ये टोटल आ जाएगा तो इन दोनों को सबट्रैक्ट करके आपको रेवेन्यू डेफिसिट निकालना होगा. बट अल्टीमेटली रेवेन्यू डेफिसिट इज योर रेवेन्यू इनकम. अगर आपकी रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होगा कि आपकी इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा है. ठीक है. तो एक्सपेंडिचर माइनस इनकम विल गिव यू योर आइडिया ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट. तो इफ यू सी हियर व्हाट इज योर रेवेन्यू रिसीट्स, गवर्नमेंट को रेवेन्यू रिसीट्स कहां से आती है, गवर्नमेंट को हर साल पैसा टैक्स से आता है और नॉन टैक्स से आता है. ठीक है. तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएंगे. फिर एक्सपेंडिचर में जाओगे तो एक्सपेंडिचर में लिखा है एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट. एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के. उसके दो पार्ट्स, द टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स of revenue expenditure are interest payment and grants and aid to for capital creation. तो अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है, बट हो सकता है आपके पास रेवेन्यू अकाउंट का एक्सपेंडिचर ये आइटम मेंशन ही ना हो. आपके पास रेवेन्यू अकाउंट के अंदर जितनी आइटम्स आती हैं वो मेंशनड हो. आई विल जस्ट शो यू हाउ. देखा तो मैं क्या बात कर रहा हूँ. ये देखो
नॉन टैक्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ पे? इसमें यहाँ मेंशन नहीं है, यहाँ पर मेंशन नहीं है। सपोज मैं आपको सपोज इंस्टेड ऑफ दिस मैं आपको क्या करता हूँ, सपोज इंस्टेड ऑफ दिस मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आपको सारे आइटम्स कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आइटम्स बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको पेंशन बता देता हूँ, मैं आपको पेंशन बता देता हूँ, डिफेंस का एक्सपेंडिचर बता देता हूँ, सब्सिडी बता देता हूँ, ठीक है, और ट्रांसफर्स जो मैंने अभी बताया आपको, इंटरेस्ट पेमेंट्स बता देता हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट्स, इसमें यहाँ पर इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या लिखा है, इंटरेस्ट लिखा है, ये देखो इंटरेस्ट पेमेंट बता देता हूँ। ये मेजर आइटम्स हैं गाइस एक्सपेंडिचर की। और ट्रांसफर टू स्टेट्स बता देता हूँ, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ग्रांट्स एंड एड। मैं आपको ये चार पांच आइटम बता देता हूँ। तो ये चार पांच आइटम जो हैं ये मेजर आइटम्स हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाते हैं, तो आप इनको ऐड करोगे तो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, ये बहुत सारे आइटम्स है, तो इतनी सारी आइटम्स आपको देनी रखी होंगी। अगर आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकालने के लिए बोला गया होगा तो आपको चार पांच आइटम दे रखी होंगी, जो जो मेजर चार पांच आइटम होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, वो होती है पेंशन, डिफेंस, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड योर ट्रांसफर्स टू स्टेट्स। ये चार पांच मेजर आइटम है। ठीक है, यहाँ टोटल देखो 23, 15, 113, यहाँ देखना, कैन यू सी 23, 15, 113 टोटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है, उस टोटल एक्सपेंडिचर में बेसिकली ये टोटल एक्सपेंडिचर जब आप पूरा खर्चा कर रहे हो तो खर्चा दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, कैपिटल में और रेवेन्यू में। सपोज आपके पास ये नहीं है कैपिटल टोटल एक्सपेंडिचर, आपके पास सपोज टोटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है बट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो। आप टोटल एक्सपेंडिचर में से कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कर लो तो आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की दो बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स होती हैं, एक इंटरेस्ट पेमेंट और एक ग्रांट्स एंड एड। तो ये ध्यान में रखना कि इंटरेस्ट पेमेंट्स और ग्रांट्स एंड एड जो है, इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड ग्रांट्स एंड एड ये अलग से आपको चाहिए होगा, क्योंकि ग्रांट्स एंड एड चाहिए होगा आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए, और इंटरेस्ट पेमेंट चाहिए होगा आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालने के लिए। तो इसलिए ये दो आइटम्स आपको अलग से ही चाहिए होती हैं विद इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो एक बार आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पता चल गया, आपको या तो दे रखा होगा या आपने निकाल लिया, whatever is the situation, once you have revenue expenditure with you and you have tax and non tax revenues with you, इन दोनों को ऐड करो तो आपके पास टोटल रेवेन्यू रिसीट्स आ जाएगा। इन दोनों को अगर आपको निकालना है या दे रखा है, जैसे भी केस है, आपके पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स विल गिव यू रेवेन्यू डेफिसिट। समझ में आया गाइस? हम Yes, sir. अभी भी न्यूमेरिकल भी करेंगे, डोंट वरी, हम 10 इयर्स से न्यूमेरिकल करेंगे। आई विल शो यू दिस ऑल ऑफ दिस अगेन, अगर नहीं भी आया तो। देन उसके बाद हम देखते हैं इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जो सेकंड डेफिनेशन है हमारी इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट की, वो क्या है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज बेसिकली योर रेवेन्यू डेफिसिट माइनस योर ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देता है एज ग्रांट्स इन एड। वो किस लिए पैसा देता है? वो पैसा इसलिए देता है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उससे अपने ब्रिजेस बना पाए, स्कूल बना पाए, कॉलेजेस बना पाए। तो अल्टीमेटली पैसा किस लिए जा रहा है? पैसा सेंटर से स्टेट्स को जा रहा है और स्टेट्स उससे कैपिटल एसेट्स बना रहे हैं। तो इसीलिए उसको बोला जाता है ग्रांट्स इन एड। ग्रांट का मतलब होता है कि वो लोन नहीं है, वो आपको पैसा वापस नहीं करना। तो ग्रांट्स इन एड टू स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन।
तो ये जब सेंटर स्टेट्स को देता है तो अल्टीमेटली एज अ नेशन तो ये पैसा कैपिटल एसेट के लिए क्रिएशन के लिए यूज हुआ, वो रेवेन्यू अकाउंट के लिए नहीं हुआ, वो सैलरीज पे करने के लिए नहीं किया स्टेट ने पैसा, वो स्टेट ने पैसा यूज किया फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए कंट्री में। तो इसीलिए रेवेन्यू डेफिसिट से अगर हम ग्रांट्स टू स्टेट्स, ग्रांट्स एंड एड टू स्टेट्स अगर हम रिड्यूस कर लें तो हमारे पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। Yes, guys. Sorry. So effective revenue deficit is basically your revenue deficit minus your grants and aid to states. तो ये अगर ये आपको करना करना है तो यहाँ पर देखो, आपने 14 में रेवेन्यू डेफिसिट निकाला और -12 कर दिया ग्रांट्स एंड एड टू स्टेट्स फॉर कैपिटल क्रिएशन, ये स्टेट्स को जाता है फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में उसकी दो आइटम्स अलग से आपको पता होनी चाहिए अगर आपको प्राइमरी डेफिसिट निकालना है और अगर आपको इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एक इंटरेस्ट पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट आइटम आती है और दूसरी इंपॉर्टेंट आइटम जीआईए होती है, ग्रांट्स एंड एड। क्योंकि ग्रांट्स एंड एड इसलिए इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आप रेवेन्यू डेफिसिट में से जीआईए माइनस कर लोगे तो आपके पास इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है और कई बार न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है। ठीक है, ये हमारी दो चीजें हो गई। यहाँ तक कोई डाउट गाइस इस न्यूमेरिकल? अभी हम प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे बट अभी बेसिक लेवल पे समझ में आया? Sir, I had a general doubt. हाँ बताओ, हाँ बताओ। Sir, why does grants to states for capital creation not fall under capital expenditure when it's leading to increased deficit? That's a very good question, Ritika. The thing is that this is on a recurring basis. ठीक है, और ये जो पैसा आता है ये फाइनेंस कमीशन बताता है कि सेंटर को हर साल स्टेट्स को कितना देना है और किस स्टेट को कितना देना है। तो इसीलिए ये जो है क्योंकि ये रेकरिंग बेसिस पे आ जाता है और हर 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन बताता है, इसीलिए ये स्टैगर्ड वे में जा रहा है हर स्टेट को। एक अलग अलग अमाउंट, हर स्टेट को अलग अलग अमाउंट जा रहा है डिपेंडिंग ऑन ईच पर्टिकुलर स्टेट की उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और किस पर्पज से यूज हो रहा है, दैट्स वाई। और हर ईयर जा रहा है, दैट्स वाई इट कम्स अंडर द रेवेन्यू अकाउंट। अगर ये प्योरली वन टाइम होता, अगर ये प्योरली वन टाइम होता कि एक बार ट्रांसफर करके छोड़ दिया तो ये कैपिटल अकाउंट में आया था। बट कोई भी आइटम विच कम्स अंडर द रेकरिंग नेचर, जहां भी रेकरिंग नेचर जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेवेन्यू और रेवेन्यू आइटम्स का, रेकरिंग नेचर अगर कहीं पर भी हो जाएगा तो वो यहीं पे आएगा। Okay, sir, thank you. Achha, there's another question, sir. In some questions, total expenditure receipt is given as well as aspects within these values. ये इसलिए है सौम्या की टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर बहुत सारी आइटम्स होती हैं, उन्होंने तुम्हें टोटल एक्सपेंडिचर दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद लेट मी शो यू दैट क्वेश्चन एज वेल। लेट्स कम टू द क्वेश्चन एंड देन वी विल सी। ठीक है, वो हम एक बार क्वेश्चन देखते हैं तो हम आई विल एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी अबाउट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइटम इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट इज आल्सो बेसिकली कॉल्ड द बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अगर आपको पास डेट मेकिंग कैपिटल, इसको डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स भी बोलते हैं, दूसरा नाम आता है इसका डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स। या तो अगर आपके पास डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट सीधा नाम दे रखा हो या आपके पास सीधा बोरोइंग दे रखा हो तो आप बोरोइंग को सीधा बोल सकते हो कि वो फिस्कल डेफिसिट है। तो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर हम देखें तो हमें आपको ये दिख रहा है बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी। ये बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटी अपने आप में फिस्कल डेफिसिट है। ठीक है, तो या तो आप ये 64 देखो 6,49,000 है, या तो आप सीधा इसको मार्क कर दो, या फिर बाय चांस अगर आपको ये नहीं दे रखी है बोरोइंग और आपको कहा जाए कि निकाल के बताओ कि बोरोइंग कितनी है, तो आपको क्या दे रखा होगा? दैट मीन्स आपको दे रखा होगा टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू रिसीट्स दे रखा होगा और नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स दे रखा होगा। ठीक है, ये दोनों चीजें दे रखी होंगी। नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स दे रखी होगी। ठीक है, क्योंकि
कैपिटल रिसीट्स अपने आप में दो आइटम्स हैं, नॉन डेट मेकिंग और डेट मेकिंग। आपको ये डेट मेकिंग निकालना है, दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड आउट। आपके पास दे रखा है नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, और आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट्स माइनस कर लो, माइनस नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स कर लो, तो भी आपके पास डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स आ जाता। तो कान आप यहां से पकड़ो कि उल्टे तरीके से पकड़ो, फर्क थोड़ा ना पड़ता है, ठीक है। सो अल्टीमेटली यहां देखो आपने क्या किया, यहां आपने क्या किया, 9 क्या है, 9 इज योर टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस 1 क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, प्लस 5 टोटल रिकवरी ऑफ लोन्स, प्लस 6 अदर रिसीट्स। क्योंकि ये क्या है, ये नॉन डेट रिसीट्स। डेट रिसीट्स का नाम ही बोरोइंग होता है। तो बोरोइंग को याद रखो गाइस कि बोरोइंग इज इक्वल टू डेट रिसीट्स इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इज बोरोइंग is equal to debt receipt is equal to fiscal deficit। तो या तो अगर आपके पास बोरोइंग सीधा है तो आंख बंद करके सीधा फिस्कल डेफिसिट बोरोइंग लिख दो, और मैं दिखा देता हूं कि ये दोनों सेम भी होगा। हमने क्या किया, 1 माइनस 1 प्लस 5 प्लस 6 क्या आया, 6,49,412 480 6,49,480, दोनों सेम आएंगे। ये देखो चाहे कोई भी फिगर चेक कर लो, सारे सेम। तो फिस्कल डेफिसिट निकालने के आपके पास एक्चुअली में दो तरीके हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको शो कर रहा है दैट आप फिस्कल डेफिसिट निकालने के लिए या तो ये लंबे प्रोसीजर से चले जाओ। अगर आपके पास बोरोइंग डायरेक्टली आइटम नहीं दे रखी है तो आप क्या करोगे, आप टोटल एक्सपेंडिचर में से पहले रेवेन्यू रिसीट्स माइनस करोगे और फिर नॉन डेट मेकिंग माइनस कर दोगे, तो आपके पास डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स आ जाएगा व्हिच इज ऑटोमेटिकली इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट। बेसिक तरीके से समझ में आया। अभी न्यूमेरिकल वील एक्सप्लेन, विल सी। ये हम रिपीट कर रहे हैं सब कुछ। बेसिक समझ में आया कि कैसे निकाला हमने, कोई डाउट? Yes, sir. और लास्ट जो चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, जो इस साल मैंने पैसा बोरो किया। बोरोइंग अगर मैं कर रहा हूँ, सपोज कोई आपका क्लासमेट बोरो कर रहा है, तो वो बोरो किस लिए कर सकता है, वो इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास उसको और किसी को भी लोन पैसे देने, पिछले साल के किसी को पैसे देने, तो इसलिए वो इस साल बोरो कर सकता है। या इस साल उसने किसी ने बोरो इस साल के लिए कोई बोरोइंग करी है, तो अगर मैं अपनी बोरोइंग में से पिछले साल का इंटरेस्ट पेमेंट हटा दूं, क्योंकि ये पिछले साल के पाप है अल्टीमेटली। इंटरेस्ट पेमेंट्स क्या है, जो आपने पिछले साल लोन लिए थे, पिछले कुछ सालों में लोन लिया है, वो जो आपको लोन चुकाने पड़ रहे हैं, उसके लिए भी मैं कई बार बोरो कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी टोटल बोरोइंग में से जो पैसा मैं बोरो कर रहा हूँ उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट हटा दूं, इट्स समथिंग लाइक ईएमआई हटा दूं। मैंने आज 10 लाख रुपए का, मैंने आज 1 लाख रुपए का लोन लिया, बट मेरी ईएमआई चल रही थी 20,000 रुपए की। तो अगर मैं 10 लाख में से अपनी ईएमआई हटा दूं 20,000 रुपए, तो 80,000 रुपए मैंने इस साल के लोन के लिए लिया, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी इसलिए क्योंकि इस पर्टिकुलर ईयर के लिए एक्चुअल बोरोइंग कितनी है। तो देखो फिस्कल डेफिसिट 16 क्या है, फिस्कल डेफिसिट माइनस, मैंने कहा था ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम होती है जीआईए और दूसरी होती है इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट 11, आपके पास प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। Whenever the question comes, you will either be asked to calculate these four, or you will be asked to calculate revenue receipts or capital receipts or total expenditure। तो आपको ये सारी चीजें आपको बोला जाएगा कि आप निकाल के दो, ठीक है। This is how you calculate it. Now let's see the detailed version as well। एक detailed version देख लेते हैं, फिर उसको न्यूमेरिकल करते हैं। रिसीट साइड पे कई बार एक डिटेल्ड क्वेश्चन आ जाता है। फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जो था, जो न्यूमेरिकल है वो इसके बेसिस पे आया था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मैं अब आपको टोटल ना, मैं आपको अब टैक्स रेवेन्यू बताऊंगा। उन्होंने कहा कि यूजुअली रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये दोनों ऐड करके आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स मिल जाएगा। उन्होंने ये नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मैं आपको ये दो ब्रॉड आइटम्स नहीं दूंगा, मैं आपको इंडिविजुअल आइटम्स दूंगा। इंडिविजुअल आइटम्स कैसे दिया, टैक्स में ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू होता है, ठीक है। तो वो कैसे निकलता है, आप
टैक्स आइटम्स में कौन कौन से टैक्स होते हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, जीएसटी। ठीक है, उन्होंने का ये सारी आइटम्स दे दी। तो अल्टीमेटली इन सारे आइटम्स को ऐड करोगे और टैक्सेस एंड यूनियन टेरिटरीज, इन सारी आइटम्स को ऐड करोगे तो क्या आएगा? आपके पास आएगा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू इज कॉल्ड ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, फिर उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम निकलती है, ध्यान में रखना, ये आपका हुआ ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू। कई बार क्या होगा, कई बार आपको ये वाली आइटम्स दे रखी होंगी या फिर आपको सीधा दे रखा होगा जीटीआर, कि हम आपको जीटीआर दे रहे हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू दे दिया। बट आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है टैक्स रेवेन्यू। आपको निकालना है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू गाइस रिमेंबर, हम जब भी देखते हैं तो हम सेंटर का नेट टैक्स रेवेन्यू देखते हैं। ये देखो, ये हमारे लिए आइटम इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये आइटम इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको मैं दिखाता हूं ऊपर, हमने ऊपर क्या ऐड किया। कैन यू सी? टैक्स रेवेन्यू नेट टू सेंटर। जो सेंटर को खुद के पास पैसा मिलेगा, खुद के लिए रखने के लिए पैसा मिलेगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर जो बहुत सारा पैसा लेता है, हमने ये देखा कि सेंटर बहुत सारा पैसा कलेक्ट करके, फाइनेंस कमीशन कहता है कि 42% तो स्टेट्स को दे दो, इस 15th फाइनेंस कमीशन कहता है कि 41% तो स्टेट्स को दे दो एज वर्टिकल डेवोल्यूशन। तो उससे हमें कोई, वो तो सेंटर के पास पैसा रहा ही नहीं, वो तो स्टेट्स गवर्नमेंट के पास चला गया, तो वो उससे हमें क्या मतलब है? सो व्हाट वी आर कंसर्न्ड विद इज कि स्टेट्स के पास कितना पैसा खुद के पास रहता है। इट्स समथिंग लाइक योर फादर ने तुम्हारे 1 लाख रुपए कमाया महीने में, उसके बाद 50,000 रुपए ही इज गिवन टू योर मदर कि अच्छा इससे घर घर का एक्सपेंडिचर कर लो। बट नेट फादर के पास इनकम क्या रह गई? नेट फादर के पास इनकम रह गई द इनकम विच इज आफ्टर ट्रांसफर्स। तो नेट टू सेंटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टैक्स रेवेन्यूज में। तो हम नेट टू सेंटर निकालना चाहते हैं। और न्यूमेरिकल जो था, बहुत सारे बच्चों ने ये न्यूमेरिकल लास्ट ईयर गलत किया था क्योंकि उन्होंने नेट टू सेंटर नहीं निकाला। क्वेश्चन में उनको ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू दे दिया, ठीक है, ये वाली आइटम्स दे दी, तो वो ये वाली आइटम्स से कंफ्यूज हो गए कि अच्छा ये आइटम्स दे रखी हैं, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यूज करना है कि ये यूज करना है। जैसे भी क्वेश्चन आया कि ये यूज करें कि ये 3-4 आइटम्स दे रखी हैं, ये ऐड करके ये नहीं आ रहा। जब आपके पास ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ही दे रखा है तो आप ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यूज करो। उसके बाद दूसरी आइटम जो है, दूसरी मेजर आइटम है, वो है लेस एनसीसीडी या एनसीसीएफ। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ पैसा ट्रांसफर कर देता है नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड को या नेशनल क्लाइमेट कैलामिटी फंड को। ठीक है, तो कुछ पैसा जो है सेंटर डिजास्टर के लिए, डिजास्टर जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कहीं बाढ़ आ गई या कहीं साइक्लोन आ गया या कहीं ड्रॉट आ गया, तो इन सारे के लिए एनडीआरएफ जाता है। ठीक है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जाती है। तो उसके लिए उसको क्रिएशन के लिए, उस सारे के लिए पैसा जो जाता है वो सेंटर की तरफ से जाता है। तो इस ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में से कुछ पैसा हट जाएगा जो जाएगा एनडीआरएफ के लिए, नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड के लिए, जो सेंटर पैसा देता है। और सेंटर जो है वो स्टेट्स का शेयर भी तो हटाएगा, स्टेट्स का भी तो अपना शेयर है। ये शेयर कौन सा है? ये वो शेयर है जो फाइनेंस कमीशन ने बताया था 41%, या इस केस में तो हाँ, इस केस में 42%। याद है हमने फाइनेंस कमीशन पढ़ा था जिसके अंदर बताया था कि सेंटर को, स्टेट्स को पैसा देना है 42% ऑफ इट्स सेंट्रल पूल टैक्सेस। तो ये जो सेंट्रल पूल टैक्सेस क्रिएट किया गया है उसमें से पैसा जो है यहाँ ट्रांसफर होगा। ये पैसा ट्रांसफर हो गया तो आपको क्या करना है, इस 20,80,000 में से 1800 माइनस करना है और ये 7,61,000 माइनस करना है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करोगे तो आपके पास ये 13,17,211 की फिगर आ जाएगी। दैट इज योर सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू। इसको और नॉन टैक्स रेवेन्यू को ऐड करोगे, सपोज ये आपको आइटम्स दे रखी हैं, इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करके, या फिर अगर टोटल नॉन टैक्स रेवेन्यू दे रखा है तो इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आ जाएगा ओवरऑल रेवेन्यू रिसीट्स। टोटल रेवेन्यू रिसीट्स देखो क्या लिखा है, टोटल रेवेन्यू रिसीट्स 1A + 2। 1A इज सेंटर्स नेट टैक्स रेवेन्यू प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो आपके पास आ गया ये 15,52,960। सिमिलरली अगर आपको गवर्नमेंट का, अगर आपको कैपिटल रिसीट्स देखनी है तो कैपिटल रिसीट्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मैंने आपको बताया कि 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं? एक नॉन डेट मेकिंग
और एक डेट मेकिंग। डेट मेकिंग मैंने आपको बताया इट नथिंग बट बोरोइंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसी को हम फिस्कल डेफिसिट भी बोलते हैं। और नॉन डेट मेकिंग के अंदर दो मेजर आइटम्स जो हैं वो एक रिकवरी ऑफ लोन्स है और एक डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है। बट जरूरी नहीं कि आप इन दोनों को ऐड करके आपको कोई ये मिल जाएगा, जरूरी नहीं है गाइस, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी और आइटम्स होती हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ये इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। बट एक बार आप डेट और नॉन डेट को ऐड करोगे तो आपके पास टोटल कैपिटल रिसीट्स आ जाएगी, ठीक है। और टोटल receipts is what? Total receipts is basically your 1A plus 2 plus 3, ये basically your revenue receipts, या फिर इसको ये बोल सकते हो total revenue receipts plus total capital receipts will give you your total receipts, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से हम इसको न्यूमेरिकल को, अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। लेट्स सी दिस। देखो यहाँ एक क्वेश्चन है, यहाँ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये इको ऑनर्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, आपके पास टैक्स रेवेन्यू दे रखा है और आपके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू दे रखा है। गाइस कैन यू फाइंड आउट टोटल रेवेन्यू रिसीट्स, निकाल सकते हो? Yes, Yes, sir. sir. इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। रिकवरीज ऑफ लोन, ये क्या होता है गाइस? रिकवरीज ऑफ Capital receipts, कैपिटल रिसीट्स, कैसी कैपिटल रिसीट्स? non-debt making. नॉन डेट मेकिंग, और ये भी अदर रिसीट्स भी नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स होती है। डेट मेकिंग का अलग से ध्यान में रखना, जहां पर भी बोरोइंग आ जाएगा, जैसे यहाँ बोरोइंग आ गया, बोरोइंग का मतलब है ये डेट मेकिंग है। तो उसके अलावा जो भी रिकवरी ऑफ लोन्स हैं, अदर रिसीट्स हैं, बहुत बच्चे क्या करते हैं अदर रिसीट्स को इस रेवेन्यू अकाउंट में डाल देंगे। ध्यान रखना अदर रिसीट्स इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये कैपिटल रिसीट्स हैं और कैपिटल रिसीट्स के अंदर ये नॉन डेट मेकिंग है। कैन यू टेल मी फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट कितना है गाइस? सीधा देख के बता सकते हो फिस्कल डेफिसिट? 43 Yes, lakh sir. borrowing. ये आपका फिस्कल डेफिसिट हो गया, ठीक है। कैपिटल रिसीट्स बता सकते हो टोटल कितनी है, क्या क्या ऐड करोगे? Sir, borrowings, other receipts, and recoveries of loan. बस इन तीनों को ये नॉन डेट मेकिंग है, ये डेट मेकिंग है, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपके पास कैपिटल रिसीट्स आ जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो, कैपिटल रिसीट्स निकाल लिया आपने, रेवेन्यू रिसीट्स इन दोनों को ऐड करोगे मिल जाएगा। टोटल रिसीट्स कैसे ऐड, टोटल रिसीट्स कैसे मिलेगा गाइस? Sir, revenue and capital receipts को add दोनों को करके. ऐड कर दो तो आपके पास टोटल रिसीट्स आ गया, ठीक है। और इसमें एक्सप्लेन दे रखा है, एक्सप्लेन रेवेन्यू इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। हमें पता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, सॉरी माइनस ग्रांट्स इन एड which states for capital creation. That's it. हो गया हमारा न्यूमेरिकल। लेट्स सी हमारा न्यूमेरिकल इन केस ऑफ दिस। ये देखते हैं, एक पेज 2 है, पेज 3 चाहिए मुझे। हाँ देखो, डाउनलोड दिस। अच्छा, तो कैपिटल रिसीट्स और टोटल रिसीट्स पूछा, ठीक है। लेट्स सी दिस गाइस, क्लास में अभी बात करता हूँ, क्लास में। यस, सो लेट्स सी दिस। इसको व्हाट्सएप में उसमें कन्वर्ट कर देता हूँ। Now we have this question guys। अब हमें क्या क्या दे रखा है गाइस, देखो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, कॉर्पोरेट टैक्स, वेल्थ टैक्स, एनसीसीडी, नॉन टैक्स रेवेन्यू, नॉन डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स, डेट रिसीट्स, डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसीड्स, डिविडेंड्स। नाउ इफ आई आस्क यू टू फाइंड आउट कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या होगा तो क्या करोगे, सोचो।
रेवेन्यू रिसीट्स छोड़ो, मैं आपसे टैक्स, नेट टैक्स रिसीट्स पूछ रहा हूँ, पहले वो निकालो। मैंने ब्रेक डाउन कर दिया क्वेश्चन को। नेट टैक्स रिसीट्स, नेट टैक्स रिसीट्स का मतलब होता है जो सेंटर ने अपने पास रखा। कैसे Sir, निकालोगे? we will subtract ये NCCD and state's share from gross tax revenue. एग्जैक्टली देखो मैंने क्या बताया था, ग्रॉस टैक्स, यहाँ देखो मैं न्यूमेरिकल दिखाता हूँ आपको वापस, ये देखो ये देखो हमने क्या कहा, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू दे रखा है हमें, ठीक है, और बीच बीच में कंफ्यूज करने के लिए चीजें दे रखी हैं, देखो कंफ्यूज करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया, वेल्थ टैक्स दे दिया, ये कंफ्यूज करने के लिए आइटम्स, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ जरूरत है ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की। अगर आपके पास ये अगर आपके पास ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू नहीं होता और आपके पास 4-5 ही आइटम Excuse me, होती तो sir. बताओ। Sir, net tax revenue is 12,42,000. अच्छा आंसर है ये? Yes, sir. अरे आंसर तो अभी बाद में बात करेंगे ना, आंसर तो छोड़ो, अभी पहले कंसेप्ट तो समझ लो, बाकी लोगों ने कंसेप्ट तो समझा दो सबको। तो ये सारी जो आइटम्स हैं अगर आपके पास दे रखी होती और आपके पास ये नहीं होता, तो जितनी भी आपकी आइटम्स होती, सपोज आपके पास 4 आइटम दे रखी होती, तो आप उनको ऐड करके बोलते कि यही मेरा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू, क्योंकि मेरे पास बाकी आइटम्स तो है ही नहीं। अभी आपके पास ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू आपको दे रखा है, ठीक है। अब दूसरे आइटम आपको क्या चाहिए, आपको ट्रांसफर्स, आपको लेस करना है इसके अंदर से, लेस एनसीसीडी ट्रांसफर टू एनसीसीएफ एंड एनडीआरएफ, ठीक है, और आपको चाहिए लेस स्टेट्स शेयर। तो 1 में से अगर ये 2 और 3 माइनस कर लोगे, 1 - 2 - 3 कर लोगे, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो आपके पास ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू दे रखा है, आपके पास एनसीसीडी दे रखा है, आपके पास स्टेट शेयर दे रखा है। तो इस 1 में से ये 2 और 3 माइनस कर लो, तो आपके पास क्या आ गया, 1 - 2 - 3 इज इक्वल टू नेट टैक्स रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट। और दूसरी चीज क्या दे रखी है, देखो दूसरी चीज दे रखी है नॉन डेट रिसीट्स, ओ सॉरी 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 गाइस, नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो ये टैक्स रेवेन्यू हो गया प्लस नॉन टैक्स रेवेन्यू कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स। इजी है, समझ में आया गाइस, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. किसी को अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा था गाइस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था कैपिटल रिसीट्स निकालो। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, कैपिटल रिसीट्स इज बेसिकली डेट रिसीट्स प्लस नॉन डेट रिसीट्स। तो आपको ये डिसइन्वेस्टमेंट और ये डिविडेंड विविडेंड की क्या जरूरत है, आप सीधा डेट और नॉन डेट को ऐड कर दोगे, तो आपके पास कैपिटल, आपके पास टोटल कैपिटल रिसीट्स आ गई। कैपिटल रिसीट्स इज जस्ट इक्वल टू डेट रिसीट्स प्लस नॉन डेट रिसीट्स, काम खत्म। नाउ माय क्वेश्चन इज फिस्कल डेफिसिट कितना होगा? Sir, debt making receipts. बस इसी, यही हमारा फिस्कल डेफिसिट भी है, ठीक है। तो अगर मैं क्वेश्चन ऐड करूं कि फिस्कल डेफिसिट कितना है, तो डेट मेकिंग कैपिटल रिसीट्स इज फिस्कल डेफिसिट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स और भी इजी है इस केस में, अगर आपने ये सब निकाल ही दिया है, जब आपने रेवेन्यू रिसीट्स निकाल दिया, कैपिटल रिसीट्स निकाल दिया, तो दोनों को ऐड करो तो टोटल रिसीट्स आ गए, काम खत्म। समझ में आएगा इस क्वेश्चन? Yes, sir. So can you explain revenue receipts one? क्या क्या रिपीट करना है बताओ? Sir, revenue, first one, revenue receipts. रेवेन्यू रिसीट्स, देखो रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। बट जब हम टैक्स रिसीट्स की बात करते हैं तो हम बात करना चाहते हैं गवर्नमेंट की नेट टैक्स रिसीट्स के बारे में, हमें गवर्नमेंट की नेट टैक्स रिसीट्स चाहिए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स। तो इफ वी आर इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट्स नॉन टैक्स रिसीट्स,
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले निकालना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को ग्रॉस टैक्स रिसीट्स कितना है, ओवरऑल गवर्नमेंट ने टैक्स से कितना पैसा निकाला, माइनस गवर्नमेंट ने एनडीआरएफ के लिए कितना पैसा निकाल दिया, डिजास्टर को बचाने के लिए जो गवर्नमेंट फंड में पैसा डालता है, माइनस जो गवर्नमेंट ने फाइनेंस कमीशन के थ्रू, जो फाइनेंस कमीशन ने ट्रांसफर बोला था उसके लिए स्टेट्स को कितना पैसा दे दिया, स्टेट्स ट्रांसफर। जब आप ये दोनों कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा नेट टैक्स रेवेन्यू टू सेंटर। इसमें ऐड कर दो नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो आपके पास आ गया रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, Yes, sir. Thank you. चलो गुड। सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू, कि आपको क्वेश्चन आपको पता हो कि क्या है। प्लस क्योंकि मैंने आपको अब करना भी सिखा दिया है, इसलिए मैं एक दो क्वेश्चंस और दूंगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। आई वांट यू टू सी, आई वांट टू सी कि कैसे लिखते हैं, एंड डू अटेम्प्ट दोस क्वेश्चंस, क्योंकि वो क्वेश्चंस एज इट इज यू विल सी कि आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दिस इज अ प्रैक्टिस फॉर यू कि यू शुड ऑल स्कोर एटलीस्ट 9 in your examination, in your final examination. ठीक है, चलो लेट मी सी, अगर कोई और क्वेश्चन, तो आई डोंट थिंक कि कोई और क्वेश्चन था इसके ऊपर। प्रीवियस ईयर पेपर देख लिया था, ये देख लिया था, हाँ, these are the only 2 papers available, so I think more or less we are covered. Now what I want you to do is guys, आज क्या कहते हैं, सीआर्स के साथ बैठो, दोनों सीआर्स के साथ, भूमि और सुदीक्षा के साथ, एंड कोऑर्डिनेट करो कि कौन कौन से आइटम्स सिलेबस के मैंने मार्क करके नहीं भेजे। एक ये मुझे लिस्ट चाहिए, मैंने वो मैंने दिखा था जैसे इकॉनर्स ने मुझे भेजा कि ये सर आइटम आपने नहीं भेजी है, तो बिकॉज आई वाज बिजी इन एडमिशंस, उससे पहले बहुत सारी चीज़ों में मैं बिजी था, तो इसलिए मैंने वो नोट्स कई बार कई जगहों पे नहीं भेजे, कई जगह मैंने तुम्हारे नोट्स किसी और को भेज दिए हैं। तो कई बार ये भी होता है, बिकॉज आई एम टीचिंग सो मेनी क्लासेस, तुम्हें पढ़ाता हूँ, सिविल्स वालों को पढ़ाता हूँ, आईपीएस वालों को पढ़ाता हूँ, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार। सो इसीलिए व्हाट आई वांट टू डू इज कि आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट कि अच्छा ये सारे आइटम्स मुझे डालने हैं, एंड व्हाट आई विल डू इज, मैं क्या करूंगा, आपको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप मेरी वेबसाइट पे जाना, वेबसाइट पे यहाँ पर आपको, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ई कॉमर्स का कैसे है, ई कॉमर्स का जैसे यहाँ पर सारे के सारे उनके लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पर डले हुए हैं। यहाँ लेक्चर्स में जाओगे, कोर्सेज में जाओगे तो आपके सारे सिलेबस मिल जाएंगे, लेक्चर्स में जाना आपको, लेक्चर्स में यहाँ पर बजट एंड सर्वे में यू कैन फाइंड इट, दी वेबसाइट इज pinkprofessor.org। अभी मैंने इसमें अपलोड नहीं किया आपके लेक्चर्स, ठीक है। पहले मैं अभी सारे के सारे पीडीएफ डालूंगा और उसके बाद यू कैन व्यू दी वीडियोस आल्सो, तो यहाँ पर आपके साथ उन सबके वीडियोस भी आ जाएंगे, तो आपको कहीं नहीं जाना, एक साथ आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, एक साथ आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। बट फॉर दैट आई नीड टू नो कि कौन से मैंने नोट्स नहीं दिए हैं, कौन से दे दिए हैं, और कौन कौन सी चीज़ों के आपको वीडियोस चाहिए, कौन कौन सी चीज़ों के आपको नोट्स और चाहिए, कोई हेल्प चाहिए। ओनली देन आई कैन हेल्प यू इन सच अ वे। क्लियर है? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आई जस्ट शो यू कि आप यहाँ जाओगे तो अभी यहाँ पर क्लिक करके कुछ नहीं होगा कि इसका वीडियो नहीं डला हुआ, बट आप डाउनलोड पीडीएफ करोगे तो आपको पास ये पीडीएफ आ जाएगा, ठीक, मेरी क्लास का। चलो, and if you want to ask a question you can also ask through this, होम पे जाओगे, यहाँ पर आपके पास व्हाट्सएप लिंक पे आ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन पुट अ क्वेश्चन हियर, you will get the आंसर, ठीक है। मेरे पास बेसिकली व्हाट्सएप आ जाएगा आपके क्वेश्चन का, तो बट फॉर दैट यू नीड टू डू दैट वर्क, एंड इन द एंड गाइज आफ्टर योर रिजल्ट्स आई वांट यू, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स का टेस्टिमोनियल्स ले रहा हूँ, ठीक है, सो आई वुड लव टू हैव योर टेस्टिमोनियल्स अबाउट माय लेक्चर्स। फॉर एग्जांपल इफ यू सी टेस्टिमोनियल्स है, यूजुअली तो ये सारे मेरे ई-कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो इधर उधर गए हुए हैं, जिनको मैंने आईईएस के लिए पढ़ा था, जैसे निकिता इज एन आईईएस, तो if you want you can also write a testimonial, but after your course, not before your course, ठीक है। चलो, any doubts guys?